नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति यूपीट्रिपलएससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा यानी पेट एग्जाम 2025 के लिए यानी उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली पेट एग्जाम 2025 के लिए समसामयिक घटना चक्र के इस महत्वपूर्ण नोट्स को देखते हैं। यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है पेट का टोटल यानी फुल फॉर्म है। इसमें एक पाठ्यक्रमानुसार संयोजित किया है, सिलेबस के हिसाब से कॉम्बिनेशन इसमें क्या दिया गया है। इसमें कुल मिलाकर 70 यूपीट्रिपलएससी अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं। यानी यहाँ देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट इसमें है यूपीपीएससी पेट एग्जाम 2023 परीक्षा तिथि जो 28 से 29 अक्टूबर 2023 को आयोजित है, उसके सहित सारे परीक्षाएं जो कंडक्ट कराए, लगभग 70 जो परीक्षाओं कंडक्ट कराए यूपीट्रिपलएससी, उसका इसमें पाठ्यक्रमानुसार यानी सिलेबस के हिसाब से कॉम्बिनेशन दिया गया है। यूपीट्रिपलएससी के पेट के देखें जो सिलेबस इसमें यहाँ पर दिया गया है, इसमें सामान्य अध्ययन यानी जीके एवं सामान्य जागरूकता रीजनिंग होगी, सामान्य विज्ञान कॉमन साइंस एवं प्रारंभिक गणित है, तर्क एवं तर्कशक्ति यानी रीजनिंग है, ग्राफ एवं तालका, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें ये देख सकते हैं सारी जानकारी, इसके अनुक्रमणिका को भी देख लेते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 15 टॉपिक के अंतर्गत जो है ये सिलेबस को कवर किया गया है, जिसमें प्रथम 10 जो टॉपिक है वो 5-5 नंबर के यानी 50 नंबर की हैसियत है इनका, या मेरिट जो है 50 नंबर का होगा। और आखिरी के जो 5 टॉपिक हैं उसको भी देख लेते हैं। यानी यहाँ पर आप प्रथम जो 10 टॉपिक को देख सकते हैं, ये सारे इसमें दिए गए, और आखिरी के 5 टॉपिक यहाँ से शुरू होते हैं। समसामयिक यानी करंट अफेयर्स होगा, जिसमें भारतीय एवं वैश्विक यानी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 10 नंबर का, सामान्य जागरूकता यानी जीके होगा, जनरल नॉलेज होगा, ये भी 10 नंबर का है। इसके बाद जो आपका है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण 10 नंबर का है, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण 10 नंबर का है, तालिका की व्याख्या विश्लेषण 10 नंबर का है। यानी आखिरी 5 टॉपिक के सिलेबस में 50 नंबर के, यानी इनका हैसियत सर्वाधिक है। तो कुल मिलाकर देखें तो कुल सिलेबस 15 टॉपिक के अंतर्गत कवर किया गया, जिसमें प्रथम 10 जो है 5-5 नंबर के, आखिरी के 5 जो 10 नंबर के होंगे। यानी ये जो प्रथम 10 हैं 5 नंबर के हैं, और आखिरी के 5 जो 10-10 नंबर, कुल मिलाकर 100 नंबर के ये प्रश्न होंगे। समय 2 घंटे का इसमें दिया जाएगा, यानी अलाटेड टाइम जो है वो 2 घंटे का है, और जो पूर्णांक है 100 नंबर का है। इसमें प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1/4 का नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। यानी आप एक गलत करते हैं तो दंड स्वरूप आपके प्रश्न में से यानी सही में से 1/4 अंक काट लिया जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पूर्व के लेक्चर में हमने देखा था, यानी भारतीय इतिहास को हम देख रहे हैं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास पर 2 महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत हम 2 रूपों में इसका अध्ययन करें। एक PYQ फॉर्मेट में यानी प्रीवियस क्वेश्चन के फॉर्मेट में, दूसरा फैक्ट के रूप में। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें भारतीय इतिहास प्राचीन के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास जो है ये PYQ फॉर्मेट में यहाँ देख लें। इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए, इसलिए यहाँ पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हमने इसके सिलेबस में है, यानी जो है प्राचीन भारत के इतिहास में सिलेबस जो पेट के हिसाब से सबसे पहले ये इसमें शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता पर, और इस पर आधारित देखें अब तक यूपीट्रिपलएससी कुल मिलाकर कितने प्रश्न पूछ चुका है यहाँ पर देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर 13 प्रश्न अब तक पूछ चुका है। वैदिक संस्कृति पर देखें तो वैदिक संस्कृति पर भी यूपीट्रिपलएससी जो कितने प्रश्न पूछ चुका है यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इन प्रश्नों पर हमने वैसे पूर्व में चर्चा कर लिया, इसलिए यहाँ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसमें 14 प्रश्न पूछे हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवन शिक्षाओं पर देख सकते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देखें गौतम बुद्ध जो है यानी बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवन शिक्षाओं पर देखें कुल यूपीट्रिपलएससी अब तक कितने प्रश्न पूछ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर मैंने चर्चा कर लिया है, आप इसको एक बार पूर्वावलोकन की दृष्टि से देख लें। कुल मिलाकर देखें तो 23 प्रश्न अब तक पूछा है, सर्वाधिक इसमें पूछे गए हैं प्रश्न। इसके बाद जैन धर्म महावीर जीवन शिक्षाएं में देखें, इस पर यूपीट्रिपलएससी अब तक कितने प्रश्न पूछा है, इस पर मैंने चर्चा कर लिया है। तो कुल मिलाकर जो 8 प्रश्न पूछा है। आज के लेक्चर में देखते हैं मौर्य वंश यानी सम्राट अशोक से देखेंगे इस लेक्चर में, लेकिन इसके फैक्ट को भी शामिल कर लेते हैं। इसके बाद जो है PYQ फॉर्मेट में इसको देखते हैं। तो फैक्ट के रूप में भी आप देख लें भारतीय इतिहास के अंतर्गत देखें प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। तो इसमें आप फैक्ट को देख लें। इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर देख सकते हैं, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट में सारे विषय वाइज जो लेक्चर बना करके
वो इस चैनल पर अपलोडेड हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार और अपनी तैयारी के हिसाब से प्लेलिस्ट में इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर देख सकते हैं। अर्थात कहने का आशय हुआ है कि यूपीट्रिपलएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण लेक्चर बनाए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड, शिक्षक भर्ती के लिए भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए, जिसके अंतर्गत LT GIC यानी LT शिक्षक भर्ती, GIC शिक्षक भर्ती, यूपी TGT PGT के लिए भी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाओं के भी लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जिसके अंतर्गत अपर PT एग्जाम, RO मेंस इत्यादि के लिए भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना इस चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप इसको एक बार देख लें, फैक्ट के रूप में भी जो यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखें प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल देख सकते हैं। वैदिक संस्कृति व फैक्ट को यहाँ पर देख सकते हैं, वैदिक संस्कृति पर यह फैक्ट दिया गया है। इसके बाद देखें आपका जो है गौतम बुद्ध जीवन एवं शिक्षाओं पर भी महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। इस पर आधारित महत्वपूर्ण फैक्ट को आप एक गहन दृष्टि के रूप में देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं मौर्य वंश के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक इसमें सम्राट अशोक है। मौर्य वंश में जैसे देखें तो मुगल काल में अकबर द ग्रेट है, वैसे ही यहाँ पर जो है प्राचीन भारत में अशोक द ग्रेट यानी अशोका द ग्रेट के नाम से मौर्य वंश का सबसे प्रतापी जो शासक अशोक था उसके बारे में देखते हैं। इस पर PYQ फॉर्मेट में कितने प्रश्न अब तक यूपीट्रिपलएससी द्वारा पूछे गए उसको देख लेते हैं। यानी कुल प्रश्न देखें तो इसने कितने प्रश्न पूछे हैं इस टॉपिक पर, यानी मौर्य वंश जिसमें सम्राट अशोक है, कुल देखें 16 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर इसके बाद गुप्त वंश होगा, तो यहाँ पर इस पर अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले PYQ फॉर्मेट में देखें तो यह है मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वो मूल रूप से किस देश के थे? तो इसका सही आंसर बी मतलब मिस्र के। कब पूछा गया आप इसको देख लें, इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस का निवासी था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके बाद इसमें देखें तो मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका था, यानी मेगास्थनीज जो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका था। और इसमें देख सकते हैं। इसके बाद देखें दूसरे प्रश्न पर इस पर एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक थे, यानी यहाँ पर जो मौर्यकालीन विवरण वाले इंडिका के लेखक कौन, तो ऊपर हमने देख लिया, यहाँ देख सकते हैं कि इसके इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज जो मूलतः ग्रीस का निवासी था और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह देख सकते हैं फिर ट्रिपलएससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 2021 के सेकेंड पाले में पूछा गया है। इसके बाद तीसरा PYQ देखें तो विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत में लिखी गई है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। तो यह है कि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस अक्सर पूछ देता है, तो ये किसकी कृति है, तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। संस्कृत भाषा का नाटक है, याद रखें कि नाटक है। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती। नाटक में चंद्रगुप्त को ब्रिसल या कुलहीन कहा गया है। डुंडीराज ने मुद्राराक्षस पर टीका लिखी है, यानी डुंडीराज ने मुद्राराक्षस पर टीका लिखी है। और जबकि ये मुद्राराक्षस किसकी विशाखा दत्त की है, जो कि मूल रूप से संस्कृत का एक नाटक है जिसका हिंदी में अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। तो इसमें काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं। चौथा PYQ देखें तो नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। यानी नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा कौन है, तो बी है कनिष्क से। सॉरी, बी का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य है, क्योंकि यहाँ कुषाण वंश का नहीं है, मौर्य वंश पर चर्चा कर रहे हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया है। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना है, के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समिति द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थीं, तथा प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। 6 समितियां जो है और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य, कुल मिलाकर 30 सदस्यों वाली ये प्रशासन समिति होती थी। मेगास्थनीज के अनुसार नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली को स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान हुई थी। यानी यही प्रश्न था, मेगास्थनीज के अनुसार नगर पालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना कौन किया, चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान हुई थी। पांचवा PYQ देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी, सी है आजीवक। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त
यानी मौर्य सम्राट बिंदुसार की आजीवक धर्म रुचि थी। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडिज का संस्कृत रूप है अमित्रघात। भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्येताओं के अनुसार आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोशाल ने की थी। यानी प्रश्न को देखें, ये क्या है, किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी, तो आजीवक थी, और इसका जो स्थापना कौन किया था आजीवक का, वो मखलीपुत्र गोशाल ने किए थे। और इसमें देख सकते हैं यह जो बिंदुसार रहा इसको अमित्रोकेडिज कहते हैं, और संस्कृत में इसका रूप अमित्रघात होता है। छठा PYQ देखें, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है, तो डी 13वां शिलालेख। तो इसमें देख लेते हैं, कलिंग युद्ध था उसके परिणामों के विषय में, कलिंग युद्ध था उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, याद रखें 8 वर्ष बाद, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध में हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। तो इंपॉर्टेंट है, कब पूछा गया आप इसको देख लें। कुल 14 शिलालेख में 13वां शिलालेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख है 13वें शिलालेख में। चलिए 7वां PYQ देखें, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी, तो इसका डी है तोतसली। इसमें देखें, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोतसली यानी उड़ीसा में थे। 8वां PYQ जल्दी से देखते हैं, तो जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, किसमें कौन सा प्रांतीय केंद्र में नहीं था, डी इंद्रप्रस्थ नहीं था। उज्जैनी थी, तक्षशिला थी, सुवर्णगिरी थी, और एक यहाँ पाटलिपुत्र था, कुल मिलाकर 4, और एक 5वां था, लेकिन इंद्रप्रस्थ उसमें शामिल नहीं था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में 5वां भी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का नाम इस प्रकार है, यानी प्रांत देख सकते हैं, उसकी राजधानी उत्तरापथ थी, जिसकी राजधानी तक्षशिला, अवंतिरथ जिसकी राजधानी उज्जैनी, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली, दक्षिणापुर जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी, और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसमें इंद्रप्रस्थ शामिल नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प में इंद्रप्रस्थ मौर्य साम्राज्य के किसी प्रांत की राजधानी नहीं थी। 9वां PYQ देख सकते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, तो डी कामरूप जो है अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। एक पूछा गया, अब इसको देख लें। उपयुक्त विकल्पों में कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख चंद्रगुप्त यानी समुद्रगुप्त के कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी ईस्वी की प्रयाग प्रशस्ति हर्षेण द्वारा रचित में मिलता है, जहां यह गुप्त साम्राज्य के सीमावर्ती राज्यों ड्वाक और समतट के साथ वर्णित है। कामरूप का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है ऐतिहासिक रूप से, समुद्रगुप्त के 4वीं सदी ईस्वी प्रयाग प्रशस्ति, जिसको प्रयाग प्रशस्ति हर्षेण द्वारा रचित है, यहाँ पर मिलता है, जिसमें अन्य सीमावर्ती राज्य कौन से थे, ड्वाक और समतट होते हैं, जिसमें कामरूप का वर्णन किया गया है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्रह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया, ध्यान दें नहीं किया पूछ रहा है, तो बी है शाहबाजगढ़ी में ब्रह्मी का प्रयोग नहीं है, जबकि सारनाथ और धौली में है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका एक्सप्लेनेशन होता है। अशोक के 14 बृहद शिलालेख, यानी कुल कितने बृहद शिलालेख हैं, 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राजाज्ञाएं शासनादेश हैं, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यानी 14 शिलालेख हैं, कितने स्थानों से प्राप्त हुए, 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। यह है क्या, राजाज्ञाएं हैं। अशोक के शाहबाजगढ़ी मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, जो ईरानी आमेराइक से उत्पन्न हुई है। यानी कहने का आशय हुआ कि ब्रह्मी लिपि का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, शाहबाजगढ़ी में। इसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, वो आमेराइक लिपि का प्रयोग किया गया है। सॉरी, इसमें यानी अभिलेख अन्य लेखों पर खरोष्ठी लिपि जो ईरानी आमेराइक से उत्पन्न हुई है, तो यह खरोष्ठी लिपि में है। और कौन खरोष्ठी लिपि में, मानसेहरा है। कितने बृहद स्थल, 14 हैं। ये शिलालेख क्या है, राजाज्ञाएं या शासनादेश हैं, जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 11वां PYQ देखें, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, 13वां है। कब पूछा गया, आप इसको देख लें। इसमें देखें, अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है, था इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है।
तथा इसकी तुलना में यानी जो ये इसमें कलिंग हिंसा होती है उसकी तुलना में कहा गया धम्म विजय अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। चलिए अगला PYQ देखते हैं। तो 12 नंबर ये बनता है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो ये स्तंभ है। एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है, जिसमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकाश्म स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय। अशोक के एकाश्म स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ है। यानी अशोक के एकाश्म स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना कहाँ मिलता है? वाराणसी के सारनाथ में सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष है। 13वां PYQ देखिए, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष यह जो सारनाथ पर एक स्तंभ पर था, इसको देख लें कब पूछा गया है। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ के निचले भाग में स्थित एक चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोटिस पॉइंट के रूप में। 14 नंबर देखें तो मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, यही इसका सही है। एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। भूमि कर जिसे भाग कहा जाता था राजस्व का प्रमुख स्रोत था। ये उत्पादन का 1/6वां भाग था। देवाना यानी देवा नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो भी अशोक को ही इसमें देख ले सकते हैं। देवा नाम प्रिय यानी देवा नाम प्रिय मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था। अशोक को पियदस्पी भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की, अशोक का नाम देखें मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उड्डे गोलन के अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्म नीति और कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। 16 और आखिरी प्रश्न देखें। यानी मौर्य वंश में अशोक से संबंधित जो अब तक पूछा है UPSSC उसमें 16वां प्रश्न देखें, यानी आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति जिसका नाम देवाना यानी देवा नाम प्रिय या पियदस्सी भी था? डी मौर्य सम्राट अशोक। यानी मौर्य सम्राट अशोक का नाम उसके अभिलेखों में प्रायः देवा नाम पी या पियदस्सी मिलता है। इसके बाद गुप्त वंश या समुद्रगुप्त वंश में 2 राजाओं को देखेंगे, जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय पर आधारित प्रश्न UPSSC पूछता है। यूं कहें इस सिलेबस के अंतर्गत निहित हैं। और इस पर देखें अब तक जो UPSSC कितने प्रश्न पूछा है इसको भी देख लें। यहाँ पर अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं कुल मिलाकर देखें तो 9 प्रश्न पूछे हैं इसमें। यानी गुप्त वंश में 2 जो महत्वपूर्ण शासक हैं, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखें निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो इसका सी है यानी समुद्रगुप्त। यानी हरिसेन जो थे किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त। इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कब पूछा गया है, इसको देख लें। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वे विशेष रूप से प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। इसमें समुद्रगुप्त की वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। दूसरे प्रश्न को देखें तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में यानी प्रयाग में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो हरिसेन ने किया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में कवि हरिसेन द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। हरिसेन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तीसरा इसमें PYQ देखें, खगोलविद बराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? तो ये विक्रमादित्य के हैं। एक का पूछा गया इसके देखें तो खगोलविद बराह मिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की 9 रत्नों में से एक थे। यानी 9 रत्न जो एक 9 रत्न किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य। कालिदास और बराह मिहिर के अलावा अमर सिंह, धनवंतरी, घटक पर क्षण यानी छपड़क, शंकु, वर रुचिता, वेताल भट्ट 9 रत्नों में शामिल थे। यानी कि 9 रत्न यहाँ पर दिए गए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। ये 9 रत्न हैं, जिसमें कालिदास और बराह मिहिर भी हैं। कालिदास जो महान जो साहित्यकार या कह सकते हैं यह साहित्यकार
और कवि रचनाकार इत्यादि हैं। और वराहमिहिर जो है यह महान गणितज्ञ के रूप में है, जो कि इनको खगोलविद के रूप में भी जानते हैं। तो हमने देखा यह आपका जो एक्सप्लेनेशन में था कि खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास सम्राट, यानी कालिदास जो है कवि के रूप में और वराहमिहिर जो है वो खगोलविद के रूप में ज़्यादा फेमस हैं। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न इसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर कालिदास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कब पूछा गया है उसको देख लें। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त इन्होंने क्या लिखा? विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंगर आदि की प्रमुख रचनाएं। तो ये एक्सप्लेनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा कौन कौन सी इसमें आप देख सकते हैं। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? तो डी कालिदास जी ने लिखी है। कब पूछा गया इसको ध्यान दें। गुप्त काल के प्रसिद्ध महिला शासक कौन थे? तो बी इसमें है, प्रभावती गुप्त थे। इसमें कब पूछा गया? इसमें देखें तो गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, याद रखें, वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। गुप्त काल के दौरान प्रभावती गुप्ता वाकाटक राज्य की संरक्षिका के रूप में शासन कार्य का संचालन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सातवां PYQ देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा यानी चंद्रगुप्त मौर्य का, हालांकि मौर्य वंश का प्रश्न पूछ दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। इसके अलावा डी समुद्रगुप्त जो थे ये हमने देखा गुप्त वर्ष के एक सम्राट थे, महान सम्राट। लेकिन यहाँ जो था चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य एक ही व्यक्ति का नाम था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार या प्रधानमंत्री थे। तो यही पूछ रहा है इसमें देखें, कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिज्ञ, वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री प्रसिद्ध, इनका नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य था, कौटिल्य था, समुद्रगुप्त तो हमने देखा एक गुप्त वंश संबंधित हैं। आठवां PYQ देखें, उनके में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो सी चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो ये है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली शासकों में एक थे। उनके दरबार के नवरत्नों में कालिदास, धन्वंतरि, वराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, बरूची, बेताल भट्ट तथा घटक पर शामिल थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरि कौन थे? तो सी है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक जो है धन्वंतरि जी थे। यह कब पूछा गया इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें इसके बारे में। तो यह है धन्वंतरि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध नवरत्नों में शामिल एक चिकित्सक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास भी थे। अब इसमें देखते हैं हर्षवर्धन पर जो टॉपिक है, इस पर कितने प्रश्न अब तक यूपीटीपीएससी ने पूछा है। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं ये 5 प्रश्न, यानी बहुत कम प्रश्न पूछा है। इस बार राजपूत काल पर देखते हैं। तो राजपूत काल पर भी देखें कितने प्रश्न अब तक जो है यूपीटीपीएससी द्वारा पूछा गया है। तो आप प्रश्नों को देख सकते हैं। यह कुल मिलाकर देखें 12 प्रश्न पूछे। इसके बाद विविध पार्ट इसमें शामिल किया जाएगा। तो हर्षवर्धन के 5 प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं। अब तक यूपीटीपीएससी द्वारा पूछा गया, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो डी है, थानेश्वर का। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी बैठा। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री हिंसा भारत आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस हिंसा को याद रखें कब आया था। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इसमें से कौन से 5 इंडीज थे? तो 20 में है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसको कौन अपने नियंत्रण में लिया, कंट्रोल में? तो हर्षवर्धन लिया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, जिनमें सम्मिलित थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित होना पड़ा था। अगला प्रश्न देखें, तीसरा, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो डी वाण जी हैं। देखें, कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक वाण भट्ट ने की है।
वाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरितम भी है, जिससे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। चौथा प्रश्न देखें तो हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर को से स्थानांतरित हुई थी? तो एक कन्नौज। थानेसर या थानेश्वर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान कन्नौज नई राजधानी बनाई गई थी, जो कि थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। पांचवा और आखिरी प्रश्न देखें, हर्षवर्धन समय निम्नलिखित में कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो बी हमने देखा थानेसर, जो हस्तांतरित होकर कन्नौज हो गई थी। कब पूछा गया इसको आप देख सकते हैं। अब इसके बाद राजपूत काल को देखते हैं, लेकिन अन्य नोट्स के माध्यम से इस सारे टॉपिक को देख लेते हैं। यानी हमने कहाँ से मौर्य वंश को देख लेते हैं, गुप्त वंश को और कन्नौज, यानी इसमें हर्षवर्धन को जो अन्य टॉपिक के माध्यम से फैक्ट के रूप में भी देख लेते हैं। हमने PYQ फॉर्मेट में इसको देखा। शुरू करते हैं इसमें। इसके फैक्ट को आप देखें तो सबसे पहले यानी यहाँ पर देखें मगध साम्राज्य एवं समकालीन राजनीति में देखें तो मगध पर साम्राज्य करने वाला जो वंश था, सबसे पहला वंश देखें तो हर्यक वंश है। इसका समय इसमें पितृहंसा वंश कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे के पिता यानी अपने पिता की हत्या करके ये गद्दी बैठते हैं, तो पितृहंसा वंश कहलाते हैं। यानी संस्थापक बिंबिसार थे, इसकी हत्या करके जो है अजातशत्रु गद्दी बैठता है और अजातशत्रु की हत्या करके उदयन गद्दी बैठता है, तो ये हर्यक वंश रहा। दूसरा वंश इसमें शिशुनाग वंश होता है। इसमें शिशुनाग वंश के अंतर्गत देख सकते हैं शिशुनाग वंश, कालाशोक प्रमुख। इसके बाद नंद वंश यहाँ देख सकते हैं, यानी मौर्य वंश रहा। यानी इसमें यानी यहाँ पर देखा जा सकता है कि शिशुनाग वंश के बाद जो वंश आता है वो नंद वंश है। और आखिर में देखें तो इसमें मौर्य काल आता है, जिसका समय देखें 321 से 185। यही जो इसके UPSSC के पेट सिलेबस में शामिल है, इसलिए इन वंशों पर हम चर्चा नहीं करते हैं। आप मौर्य वंश को यहाँ देख लें। पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण हुआ और यहाँ पर यह देख सकते हैं मौर्य वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक रहा। और ये सारे इसमें देख सकते हैं। मुद्रा विशाखा दत्त की है। यूनानी लेखकों निराकस, मेगास्थनीज, इंडिका आदि का विवरण इत्यादि है। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को संस्थापक रहा, इसके बारे में UPSSC से संबंधित प्रश्न नहीं है। बिंदुसार भी नहीं है। मौर्य काल में देख सकते हैं अशोक से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। हालांकि ये सारी जानकारी जो PYQ फॉर्मेट में है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया गया है, बिंदुसार के बारे में भी प्रश्न कभी पूछ दिया है, 2-4, अशोक के बारे में तो पूछा ही है। इसके बाद जो है अशोक मौर्य काल में देख सकते हैं, यानी ए फैक्ट के रूप में अशोक के अभिलेख, यानी इसमें अशोक के स्तंभ लेख 7 हैं, केवल ब्राह्मी लिपि में 6 अलग अलग स्थानों प्राप्त। शिलालेख को देख सकते हैं 14 विभिन्न लेखों का समूह 8 स्थानों से प्राप्त हुआ। इसको अभी आप देख सकते हैं। परीक्षा उपयोगी फैक्ट को देख सकते हैं। मौर्य काल यहाँ तक ये समितियों को देख सकते हैं। मेगास्थनीज की जो इंडिका उसमें भारतीय समाज के बारे में, प्रशासन के बारे में दिया गया है। मौर्य काल प्रशासन, मौर्य काल को देख सकते हैं। मौर्य काल स्थापत्य कला और मगध साम्राज्य एवं समकालीन राजनीति के अंतर्गत मौर्योत्तर काल को भी इसमें शामिल किया गया। इसमें कण्व वंश आता है। इसके बाद सातवाहन वंश, चेदी वंश इत्यादि वंश आते हैं। तो ये हालांकि टॉपिक में नहीं शामिल है, केवल आप इसको देख लें। हिंद यवन भी आते हैं। इसके बाद कुषाण शासक, यानी ये भी सिलेबस में शामिल नहीं उसके है। हुयक कनिष्क वंश इत्यादि। शैव धर्म, लिंगायत इत्यादि भी इसमें शामिल है। भागवत संप्रदाय भी है, संप्रदाय ये सब देख सकते हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल यहाँ से इसमें टॉपिक में शामिल था। इसमें भी देखें गुप्त वंश में जो इसका संस्था यानी गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत है और ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। संस्थापक श्री गुप्त था, इसका समय देख सकते हैं। लेकिन इसमें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में सिलेबस में नहीं है। समुद्रगुप्त से शुरू होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उपाधि देख सकते हैं, पर क्रमांक इसकी उपाधि समुद्रगुप्त की होती है। समुद्रगुप्त ने श्रीलंकाई शासक मेघवर्मन से गया में बौद्ध मठ बनाने के अनुमति मांगे थे। भारतीय नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ये सारी जानकारी, ये विष्णु का उपासक था, भगवान विष्णु का। और इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बारे में देखा था कि इसने विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। इसके दरबारी विद्वान नवरत्न ये शामिल है और उपाधियाँ विक्रमादित्य, सकारी इत्यादि थी। फायन इसके दरबार में आया था। इसके बाद कुमारगुप्त को भी देख सकते हैं। स्कंदगुप्त पर हालांकि प्रश्न नहीं सिलेबस में, इसलिए हम चर्चा नहीं करें। इसके गुप्तकालीन अधिकारी इत्यादि आप देख सकते हैं। आर्थिक स्थिति इत्यादि को भी इसमें आप देखना चाहें देख सकते हैं। धार्मिक स्थिति इत्यादि भी, कला संस्कृति को। इसके बाद हर्षवर्धन को भी फैक्ट रूप में देख लें। हर्षवर्धन का मतलब भूति वंश, इसका समय देख सकते हैं। हर्ष ने चीन में राजदूत भेजे थे। हिंसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। अंतिम हिंदू सम्राट यह था। हर्ष की नाटक देखें। हर्ष के नाटक में प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागंध, इसने हर्ष स्वयं लिखा है, इसको आप याद रखें। और इसके बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षचरित एवं कादम्बरी देखें। हर्षचरित एवं कादम्बरी इनकी रचनाएं हैं वाणभट्ट की, यानी हिंसांग का यात्रा विवरण भी इसमें दिया गया है।
तो इसने भारत को इंतु कहा। ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद खड़ दर्शन, तो ये जो फैक्ट के रूप में नोट है, इसको भी आप मतलब पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से एक नज़र देख लें। एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है।